हे एवरीबॉडी, वेलकम टू चैनल आरजे स्टडीज। अभी तक हमने सिटीजनशिप के जो आर्टिकल्स हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। 5 to 11 में कंप्लीट कर चुकी हूँ, तो आप मेरी जो पुरानी वीडियोस हैं वो देख सकते हैं। और मैंने आपके लिए जो अपने चैनल पे और कवर फोटो पे एक लिंक शेयर किया है, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम का। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम का जो लिंक इसलिए शेयर किया है जस्ट बिकॉज मैंने वहां पर आपके लिए डेली 2 to 3 MCQs आपके लिए पोस्ट करना स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ बोर्ड पर जो हम डिस्कशन करेंगे वो प्रॉपर मेंस की प्रिपरेशन करेंगे, और जो इंस्टाग्राम पे मैं आपके लिए प्रीलिम्स के क्वेश्चंस जो हैं वो डालती रहूंगी, तो आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों साथ में चलता रहेगा। तो डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। And now from today onwards we are starting with fundamental rights of the Indian Constitution. Basically fundamental rights जो है वो आपके आर्टिकल 12 to 35 of the Indian Constitution में mentioned है। I have mentioned it here itself, है ना। और ये आपके पार्ट 3 जो है आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो उसमें डील करते हैं। तो आज जो हम डील करेंगे वो बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करेंगे कि फंडामेंटल राइट्स जो है उसके फीचर्स क्या है, वो आपको किस तरह के राइट्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। और उन फीचर्स को देख के आज नेक्स्ट वीडियो में हम हमारे आर्टिकल्स के साथ स्टार्ट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। फंडामेंटल राइट्स जो है ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हर एग्जाम में इधर इट्स JLO, RJS और कोई भी लॉ रिलेटेड एग्जाम होता है लाइक ADJ वगैरह के, वहां पे सबसे, या फिर आपके जो SSC जो होता है या फिर UPSC जो होता है, जितने भी एग्जाम्स है जिनमें आपके इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन पूछा जाता है, उसके पर्सपेक्टिव से आपका फंडामेंटल राइट्स जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। तो आपको इसको बहुत ही माइन्यूटली पढ़ना है, और मैं आपको जिस तरीके से पढ़ाऊंगी एक एक चीज जो बता के चलूंगी कि कहाँ से किस टाइप का क्वेश्चन बन रहा है, किस आर्टिकल में आपको किस टाइप के केस लॉज जो है वो रेफर करने हैं, ठीक है। तो हम नोट मेकिंग के साथ चलेंगे। सो फंडामेंटल राइट्स हम स्टार्ट कर रहे हैं। फंडामेंटल राइट्स जो पार्ट 3 में मेंशन्ड है, बेसिकली एक मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी बोला जाता है फंडामेंटल राइट्स को। इसका मैग्ना कार्टा का रेफरेंस जो है वो आपको JN पांडे जो बुक है कॉन्स्टिट्यूशन की उसमें मिलेगा। मैग्ना कार्टा इसलिए बोला जाता है बिकॉज इट इज द फर्स्ट रिटन डॉक्यूमेंट विच इज रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स, राइट। इस वजह से हम फंडामेंटल राइट्स को एज अ मैग्ना कार्टा भी बोलते हैं। अब इसमें एक केस देख लेते हैं कि आपको हम जो लॉज पढ़ते हैं वो सिविल और क्रिमिनल दो टाइप के लॉज पढ़ते हैं, राइट। अब सिविल के अंदर एक तो सब्सटैंटिव लॉज होते हैं, एक प्रोसीजरल लॉज होते हैं, एंड क्रिमिनल में भी सब्सटैंटिव लॉज होते हैं, प्रोसीजरल लॉज होते हैं। जो सिविल के अंदर सब्सटैंटिव लॉज होते हैं वो लाइक आपका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हो गया, लिमिटेशन एक्ट हो गया, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट हो गया। और प्रोसीजरल जो लॉ है सिविल के अंदर वो आपका CPC हो गया। प्रोसीजर इन द सेंस आपका जो कोर्ट जो प्रोसीजर अपना अप्लाई करता है, ठीक है, सिविल के अंदर, तो वो प्रोसीजरल लॉ हो गया। सिमिलरली क्रिमिनल के अंदर जो आपका सब्सटैंटिव लॉ है, राइट, मैं आपको इसका जो रेफरेंस है वो इसलिए दे रही हूँ बिकॉज वी हैव टू रेफर दिस केस, ठीक है। तो इस केस को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको पहले सिविल और क्रिमिनल के अंदर पढ़ना पड़ेगा, और सिविल और क्रिमिनल के अंदर सब्सटैंटिव और प्रोसीजरल लॉ पढ़ने पड़ेंगे। तो क्रिमिनल में सब्सटैंटिव जो लॉज होते हैं जैसे IPC है जो हमारे ऑफेंसेस को डिफाइन करता है, डिस्क्राइब करता है, ठीक है। हम कोर्ट का प्रोसीजर तभी अप्लाई करेंगे CRPC का जो प्रोसीजरल लॉ बताता है जब आपको ऑफेंसेस पता होंगे, तो वो ऑफेंसेस हमको IPC में मेंशन्ड है, राइट। तो जब हमने ये चीज क्लियर करी, सिमिलरली जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं हमारे सब्सटैंटिव एज वेल एज प्रोसीजरल राइट्स को, ठीक है। अब हमने यहाँ पे आपको सब्सटैंटिव और प्रोसीजरल मैंने आपको एक्सप्लेन किया, तो आपको ये केस रेफर करना है प्रताप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड, जो 2005 का केस है, जो आपके फंडामेंटल राइट्स है वो आपके सब्सटैंटिव एज वेल एज प्रोसीजरल राइट्स दोनों को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, ये हुआ इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा क्लियर किया हमने। नाउ जो रोल है
हमारे फंडामेंटल राइट्स का जो रोल है वो ड्यूअल एस्पेक्ट रोल प्ले करता है। ड्यूअल एस्पेक्ट रोल मतलब ये आपको कुछ राइट्स भी प्रोवाइड करता है प्लस आपके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शंस और लिमिटेशंस भी लगाता है। अब राइट्स जो है वो जस्टिशिएबल राइट्स आपको प्रोवाइडेड है। जस्टिशिएबल राइट्स का मतलब है कि आप इनके एनफोर्समेंट के लिए कोर्ट में जा सकते हैं। तो फर्स्ट लाइन और फर्स्ट टॉपिक आप मेंशन कीजिए, देयर कन्फर जस्टिशिएबल राइट्स ऑन द पीपल व्हिच कैन बी एनफोर्स्ड थ्रू द कोर्ट्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट। यहां तक हमने पढ़ा एनफोर्स थ्रू द कोर्ट्स। कोर्ट्स में हम आर्टिकल 32 एंड 226 के अंदर हम जा सकते हैं। ठीक है, जब हम एनफोर्समेंट की बात करेंगे तो अगर हमारा कोई भी राइट, फंडामेंटल राइट जो है वो इन्फ्रिंज हो रहा है तो हम आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं और आर्टिकल 26 के अंदर हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं। गॉट इट? क्लियर हुआ ये चीज? नाउ सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट जो है वो हमारे कुछ रेस्ट्रिक्शंस और लिमिटेशंस लगाता है, लाइक आर्टिकल 19। ठीक है, इसके अंदर जो क्लॉजेस हैं, ठीक है, उसके अंदर आपके रेस्ट्रिक्शंस मेंशन्ड है, लाइक सिक्योरिटी ऑफ इंडिया से रिलेटेड, डेफेमेशन से रिलेटेड, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन से रिलेटेड। तो जब हम उनको इलेबोरेटली मैं आपको आर्टिकल 19 पढ़ाऊंगी तो अब मैं आपके वहां डिस्कस करूंगी। अभी हम सिर्फ ये पढ़ेंगे कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो आपके कुछ लिमिटेशंस और रेस्ट्रिक्शंस भी लगाता है। किस चीज के ऊपर? ऑन गवर्नमेंट एक्शन। बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि ये माइंड में आप क्लियर करके रखिए कि जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो सिटीजन्स को प्रोवाइड होते हैं अगेंस्ट द गवर्नमेंट एक्शन। अगेंस्ट द गवर्नमेंट एक्शन का मतलब है कि जो भी गवर्नमेंट है ऐसा कोई भी लॉ नहीं बना सकती जो फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स को अफेक्ट करे। ठीक है, गॉट इट? तो फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूट रेस्ट्रिक्शंस एंड लिमिटेशंस ऑन द गवर्नमेंट एक्शन वेदर इट इज टेकन। अब गवर्नमेंट एक्शन जो है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर है फेडरल सिस्टम विद इट्स यूनिटरी फीचर्स, उसमें आपके सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल एंड सेल्फ गवर्नमेंट्स आ गई है। तो जो गवर्नमेंट एक्शन जो इंक्लूड करेगा वेदर इट इज टेकन बाय द सेंटर और इट इज द स्टेट और लोकल गवर्नमेंट। क्लियर हुआ ये चीज? नाउ वी आर मूविंग ऑन टूवर्ड्स विद इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन बेसिकली अब आप लिखेंगे कि जब ब्रिटिशर्स थे उन्होंने हमारे ह्यूमन राइट्स को बहुत ही एक्सप्लॉइट किया था, वॉयलेट किया था। उस वजह से ही हमारे देयर इज अ नीड फॉर अस, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हम जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थी उनको जरूरत पड़ी थी फंडामेंटल राइट्स बनाने, इम्प्लीमेंट करने की कॉन्स्टिट्यूशन में। और इंट्रोडक्शन डील करने से पहले सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। जो आपका बेसिकली जो सोर्स है फंडामेंटल राइट्स का वो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। सोर्सेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे मैंने आपके लिए एक वीडियो ऑलरेडी बना दी है जो हम डिस्कस कर चुके हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो फर्स्ट मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन था जिसके अंदर आपके फंडामेंटल राइट्स मेंशन थे फॉर द फर्स्ट टाइम। फर्स्ट मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन था, वो शेप उसने टू गिव कॉन्क्रीट शेप। इस कॉन्स्टिट्यूशन ने, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन ने फंडामेंटल राइट्स को एक कॉन्क्रीट शेप दिया था, ठीक है, टू द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स। और बेसिकली फंडामेंटल राइट्स को स्टार्टिंग में जब हम बहुत ही पुराने हिस्ट्री में जाएं तो फंडामेंटल राइट्स को पहले ह्यूमन राइट्स से ही दिया रेफर किया जाता था। लाइक जो हमारा आर्टिकल 21 है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इट इज ऑल्सो अ ह्यूमन राइट। राइट टू एजुकेशन विच इज अ राइट ऑफ एवरी सिटीजन, लाइक हर किसी का अधिकार है कि एजुकेशन, राइट टू लाइफ है तो मिलना ही चाहिए। दैट इज वाई कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स को यूएस कॉन्स्टिट्यूशन ने रिकॉग्नाइज किया था बाय पुटिंग देम इन देयर कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने इस चीज को किस तरीके से रिकॉग्नाइज किया
कि उन्होंने इस चीज को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इम्प्लीमेंट किया था, ठीक है। एंड मेकिंग देम जस्टिशिएबल, मेकिंग देम जस्टिशिएबल का मतलब कि कोर्ट के पास हम जा सकते हैं उनके एनफोर्समेंट के लिए। तो वहां के जो सिटीजन्स है वो यूएस का जो कोर्ट है उसके पास उनके एनफोर्समेंट के लिए जा सकते हैं, ठीक है। एंड दे आर एनफोर्सिएबल थ्रू द इंस्ट्रूमेंटालिटी ऑफ द कोर्ट्स, उनको कोर्ट्स के थ्रू इम्प्लीमेंट किया गया। नाउ नेक्स्ट, थोड़ा सा आप इसमें इंट्रोडक्शन भी मेंशन कीजिए। नाउ वी हैव टू डील विथ इंट्रोडक्शन। फंडामेंटल राइट्स का जो इंट्रोडक्शन है वो ये मेंशन करता है कि जब हम ब्रिटिशर्स का हमारे यहाँ पे रूल चल रहा था तब हमारे जो ह्यूमन राइट्स थे वो वायलेट किए गए, हमें जो बेसिक नीड्स थी वो हमारी फुलफिल नहीं की गई, ठीक है, बाय द रूलर्स ऑन अ वेरी वाइड स्केल, ठीक है। ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इन इंडिया ह्यूमन राइट्स वर वायलेटेड बाय द रूलर्स ऑन अ वेरी वाइड स्केल, ठीक है। द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जब ये सब हमारा एक्सप्लॉइटेशन किया गया तो जब हमारे जो बी आर अम्बेडकर जी थे जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे उनको ये लगा, और जो बाकी के जो कमेटी के मेंबर्स थे फ्रेमर्स ऑफ दी जो कॉन्स्टिट्यूशन थे उनको लगा कि इस चीज को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डालना चाहिए। तो द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेनी ऑफ हुम हैड सफर्ड लॉन्ग इनकार्सरेशन बिकॉज उन लोगों ने भी अनडिवाइडेड इंडिया में सारे जो भी ब्रिटिशर्स के अत्याचार थे वो झेले थे ड्यूरिंग द ब्रिटिश रिजीम had a very positive attitude toward these rights। इसलिए उनका जो पॉजिटिव एटीट्यूड था इन फंडामेंटल राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशन में लाना, यही मेन एक आपका मोटिव प्रेजेंट करता है कि फंडामेंटल राइट्स क्यों इम्प्लीमेंट किए गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। और हमारी जो इंडियन सोसाइटी थी वो बहुत ही रिलीजियस के अंदर और कल्चरल और लिंग्विस्टिक ग्रुप्स के अंदर फ्रेगमेंटेड थी, ठीक है। एंड इट वाज नेसेसरी टू डिक्लेयर फंडामेंटल राइट्स टू गिव टू द पीपल। फंडामेंटल राइट्स बहुत जरूरी हो गए थे लोगों को देना, जिससे उनके अंदर एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आए और कॉन्फिडेंस आए। जो फंडामेंटल राइट्स है, आगे चलते हैं, फंडामेंटल राइट्स जो है वो आपका बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट फॉर्म करते हैं। तो लाइन लिखिए आप, फंडामेंटल राइट्स आर पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन है एक, जो मैं आपको फ्यूचर में जो भी इसके अंदर पॉइंट्स आते हैं कि हम बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या इंक्लूड करेंगे, उसके पॉइंट्स आपको मैं इलैबोरेटली एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स आर पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल राइट्स जो है उनको कभी भी आइसोलेशन में नहीं पढ़ा जाता है, उनको हमेशा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और फंडामेंटल ड्यूटीज के साथ ही क्लब करके पढ़ा जाता है, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स आर नॉट स्टडीड इन आइसोलेशन, इन्हें हमेशा आप किसके साथ रिलेट करके पढ़ेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज को के साथ। अब जैसे ही आप अपना बेयर एक्ट ओपन करेंगे तो आपको आर्टिकल 12 मेंशन है जो कि डेफिनेशन ऑफ द स्टेट बताता है। आर्टिकल 13 मेंशन है लॉज इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट्स, एंड आर्टिकल 14। तो जब आप आर्टिकल 14 रेफर करेंगे 14 to 18, उसमें आपको कुछ हेड्स प्रोवाइडेड है, लाइक उसके ऊपर एक हेडिंग है राइट टू इक्वालिटी, ठीक है। सिमिलरली जैसे ही आपका आर्टिकल 19 स्टार्ट होगा उसके ऊपर भी आपके एक हेडिंग मेंशन्ड है राइट टू फ्रीडम, ठीक है। तो ये सब जो है आपके 7 राइट्स जो आपको ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोवाइडेड है। ओरिजिनली आपको 7 फंडामेंटल राइट्स आपको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोवाइडेड है। मैं बात कर रही हूं ओरिजिनली। आज जो प्रेजेंट में सिचुएशन है वो हमें सिर्फ 6 फंडामेंटल राइट्स है। राइट टू प्रॉपर्टी जो एक फंडामेंटल राइट है उसको रिमूव कर दिया है यहां से और उसको आर्टिकल 300A के अंदर
मेंशन्ड है। तो आप मेंशन कीजिए हमें कितने फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइडेड है। राइट टू इक्वालिटी विच इज गिवन अंडर आर्टिकल 14 to 18। यहां से आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनता है। यहां से आपका मेंशन होगा कि राइट टू इक्वालिटी आपके कितने आर्टिकल्स में मेंशन्ड है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि 14 to 18 आर्टिकल्स में मेंशन्ड है। सिमिलरली यहाँ पे एक 17 आर्टिकल आता है दैट डील्स विद अनटचेबिलिटी, तो वो आपको प्रीलिम्स के अंदर मिलेगा ही मिलेगा। इन एवरी एग्जाम आपको अनटचेबिलिटी का क्वेश्चन मिलता है। ठीक है, तो यू शुड रिमेंबर इट very thoroughly. Now, next is right to freedom. Right to freedom के आर्टिकल्स आपके आर्टिकल 9 to 22 मेंशन्ड है। थर्ड राइट इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, which is mentioned in 23, 24. Next right is right to freedom of religion, which is mentioned in article 25 to 28. Fifth is आपका cultural and educational rights, ये आपका आर्टिकल 29 एंड 30 में मेंशन्ड है। नेक्स्ट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल विच इज मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 32 कि हम हमारे इन्फ्रिंजमेंट जो हुआ है राइट्स का, फंडामेंटल राइट्स का, उनके एनफोर्समेंट के लिए आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। और उसके अंदर हमारे को 5 रिट्स प्रोवाइडेड है जो हम फर्दर डिस्कस करेंगे। अब एक राइट जो मैं आपसे बात कर रही हूं दैट इज राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी जो है, जो आपका आर्टिकल 300A के अंदर शिफ्ट कर दिया गया है। लास्ट राइट टू प्रॉपर्टी, इसको यहां से रिपील कर दिया गया है। इट इज रिपील्ड और आपको मेंशन किया गया है ये आर्टिकल 300A के अंदर पार्ट 12 के अंदर। और इसका स्टेटस क्या है कि इसको 44th अमेंडमेंट से रिपील किया गया 1978 and mentioned, and it is made a legal right. It is made a legal right. अब ये जितनी भी चीजें मैंने आपको अभी मेंशन किए, ये सारे पॉइंट्स जो है आपको राइट्स के, ये आपको टिप्स पे होने चाहिए, बिकॉज इन सब से आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनता है। प्रीलिम्स में आपसे ये पूछ लिया जाएगा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन कौन से आर्टिकल्स में आता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 23 से 24 डील करता है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 to 28 डील करता है। ठीक है, ये आपको जो आर्टिकल्स का सीक्वेंस है आपको इसी तरीके से लर्न करना है, मेमोराइज करना है। नाउ दिस राइट टू प्रॉपर्टी, इससे आपके प्रीलिम्स का 4 क्वेश्चन बनते हैं इसके प्रीलिम्स के। लाइक किस आर्टिकल में आपको मेंशन किया गया है, आर्टिकल 300A कौन से पार्ट में मेंशन है, पार्ट 12। ठीक है, और इसके अंदर आपका जो है कौन से अमेंडमेंट से इसको रिपील किया गया है। इट डील्स विद 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 से इसको रिपील किया गया है एंड इट इज मेड अ लीगल राइट। ये जो लीगल राइट का क्वेश्चन है आपको प्रीलिम्स में इस तरीके से पूछ लिया जाएगा कि इज इट अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, इज इट अ पॉलिटिकल राइट और अ लीगल राइट। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि राइट टू प्रॉपर्टी इज मेड अ लीगल राइट। ठीक है, क्लियर हुआ ये चीज। नाउ वी आर डीलिंग विद फीचर्स ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। आपको 7 to 8 फीचर्स हम डिस्कस करेंगे आज यहाँ पर, जिसमें ये भी हम डिस्कस करेंगे कि कौन से फंडामेंटल राइट्स जो है वो हमारे सिटीजन्स को प्रोवाइडेड है एंड कौन से फंडामेंटल राइट्स है जो आपके नॉन सिटीजन्स को प्रोवाइडेड है। लेट्स कंटिन्यू। Our first feature of fundamental rights is
मेंशन करता है कि कौन से राइट्स जो है आपके सिटीजन्स को अवेलेबल है और कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं जो आपके नॉन सिटीजन्स को अवेलेबल है। तो आप लाइन लिखिए, सम ऑफ देम आर अवेलेबल ओनली टू द सिटीजन्स व्हाइल अदर्स आर अवेलेबल टू ऑल पर्सन्स। अब ऑल पर्सन्स में हम क्या इंक्लूड कर रहे हैं, वेदर सिटीजन्स, फॉरेनर्स, मतलब जो नॉन सिटीजन्स को जो राइट अवेलेबल है वो हमारे सिटीजन्स को भी प्रोवाइडेड होंगे, ठीक है। लेकिन जो राइट सिटीजन्स को प्रोवाइडेड है वो नॉन सिटीजन्स को प्रोवाइडेड नहीं होंगे, ठीक है, गॉट इट। सिटीजन्स को नॉन सिटीजन्स वाले राइट भी प्रोवाइडेड है, बट नॉन सिटीजन्स को सिटीजन्स वाले राइट प्रोवाइडेड नहीं है। लाइक आर अवेलेबल टू ऑल पर्सन्स, वेदर सिटीजन्स, फॉरेनर्स और लीगल पर्सन्स। लीगल पर्सन्स कौन कौन से होते हैं, लाइक कॉर्पोरेशंस और कंपनीज, ठीक है। कंपनीज जो कि इंडियन कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, ठीक है। अब ये वाला जो टेबल है आपको इस तरीके से बना लेना है, बिकॉज जनरली ये स्टूडेंट्स मिस कर देते हैं, उन्हें याद नहीं रहते हैं ये वाले प्रोविजंस कि कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं जो सिटीजन्स को अवेलेबल है और कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं जो नॉन सिटीजन्स को अवेलेबल है। तो सिर्फ 5 फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि सिटीजन्स को अवेलेबल है, दैट इज 15 आर्टिकल, 16 आर्टिकल, 19, 29 एंड 30, ठीक है। इनसे आपका क्वेश्चन बनता है, आपको 2 to 3 मार्क्स के अंदर आपको पूछ लिया जाता है या फिर आपके प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो आपको ये मेमोराइज करना है। और फंडामेंटल राइट्स जो है जो नॉन सिटीजन्स को प्रोवाइडेड है वो है आपका आर्टिकल 4 विच इज राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 20, ठीक है, जिसमें आपके सेल्फ इंक्रिमिनेशन, डबल जियोपार्डी, एक्सपोस्ट फैक्टो वाला जो प्रोविजन होता है वो मेंशन्ड है, लाइक कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस का। आर्टिकल 21 जो है आपका राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी मेंशन करता है। आर्टिकल 21A आपका एजुकेशन से डील करता है कि एवरीबडी इज हैविंग अ राइट ऑफ एजुकेशन। आर्टिकल 22 है, आर्टिकल 23 है जो कि आपके बॉन्डेड लेबर और एक्सप्लॉयटेशन से रिलेटेड डील करता है। 24, 25, 26, 27, 28 जो कि आपके कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स है। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस आपके जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश कर सकते हैं या नहीं, वो हम इलैबोरेटली प्रोविजंस डिस्कस करेंगे। तो आपको ये चीज क्लियर करनी है कि 5 राइट्स आर ओनली अवेलेबल टू दी सिटीजन्स एंड 11 राइट्स which are available to non-citizenship, non-citizens. Clear हुआ ये provision? Now next point. Our second fundamental rights is उसका feature है that they are not absolute. Absolute नहीं है, उनके ऊपर कुछ reasonable restrictions imposed है, ठीक है, जो absolute नहीं है but qualified है। The state can impose reasonable restrictions on them. जो आर्टिकल 19 है उसके अंदर आपके reasonable restrictions mentioned है, ठीक है, वो तो स्टेट जो है आपका reasonable restrictions लगा सकता है फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। अब कोर्ट जो है वो डिसाइड करेगा कि whether such restriction is reasonable or not is to be decided by the court, ठीक है। तभी आप आर्टिकल 32 और 226 के अंदर आप कोर्ट के पास जा सकते हो। Third feature of fundamental rights is that most of them are available against the arbitrary action of the state. Fundamental rights जो है हमको basically government के action के against ही provided है, with a few exceptions like those against the state action, लेकिन इसके कुछ exceptions भी है, and against the action of the private individual. लाइक आपका आर्टिकल 15 है, उसके अंदर आपका शॉप्स के बारे में बताया गया है, तो वहां पे विमेन एंड चिल्ड्रन को जो स्पेशल प्रोविजंस है तो वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस भी प्रोवाइड करेंगे, प्लस आपके प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो होंगे वो भी आपका स्पेशल प्रोविजंस प्रोवाइड करेंगे विमेन एंड चिल्ड्रन को। तो ये जो आपका राइट होता है वो आपका जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के राइट के अगेंस्ट भी आपको प्रोवाइडेड होता है। नाउ fourth is some of them are negative in character, that is place limitations on the authority of the state, while others are positive in nature. कुछ जो फंडामेंटल राइट्स है उनका जो कैरेक्टर है, उनका नेचर है वो नेगेटिव कैरेक्टर है और कुछ का पॉजिटिव कैरेक्टर है, conferring certain privileges on the persons. और ये आपको फंडामेंटल राइट्स जो है वो आपको certain privileges प्रोवाइड करते हैं। Now moving towards
fundamental rights, fifth fundamental right, fifth feature of the fundamental right, that is they are defended and enforced by the Supreme Court. Next, seventh feature of fundamental rights is that they are justiciable, that we have already discussed, allowing persons to move the courts for their enforcement if and when they are violated. ठीक है, ये मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. नाउ 8th पॉइंट इज दे कैन बी सस्पेंडेड. दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपको ये पता होना चाहिए, यहाँ पे अपने जो कंफ्यूजन है वो क्लियर करके चलना थोड़ा सा, कि इनको फंडामेंटल राइट्स को जब आपकी नेशनल इमरजेंसी लगती है तब आपको सस्पेंड भी किया जा सकता है, लेकिन दो फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो कभी भी सस्पेंड नहीं होते हैं, दैट इज आर्टिकल 20 एंड 21. ठीक है, जो कन्विक्शन है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस एंड राइट टू लाइफ, ये आपके कभी भी सस्पेंड नहीं किए जाते हैं. तो आप लाइन मेंशन कीजिए, दे कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21. ठीक, ये क्लियर हुआ. नाउ आर्टिकल 19 जो है, आर्टिकल 19 भी सस्पेंड हो सकता है ओनली व्हेन इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन. आर्टिकल 19 को भी सस्पेंड किया जाता है, जो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है. कब? जब आपकी जो नेशनल इमरजेंसी लगती है वो दो ग्राउंड्स पर लगती है, वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन पे. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट. नाउ लास्ट पॉइंट इज देयर एप्लीकेशन कैन बी रेस्ट्रिक्टेड. इनको फंडामेंटल राइट्स को रेस्ट्रिक्ट भी किया जाता है. कब? जब आपका मिलिट्री रूल जो है, जो आपका आर्टिकल 34 के अंदर मेंशन्ड है मिलिट्री रूल, जब किसी भी जगह पर आपका मिलिट्री रूल लगेगा, फोर्स इन एनी एरिया, तब आपके फंडामेंटल राइट्स को क्या किया जाएगा? सस्पेंड कर दिया जाएगा. आई होप आपको जो फीचर्स है और बेसिक इंट्रोडक्शन है फंडामेंटल राइट्स का वो आज क्लियर हुआ होगा. फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर आर्टिकल्स, आर्टिकल 12 ऑनवर्ड्स, और हम एक आर्टिकल 12 के अंदर जो जितने भी केस लॉज है और आर्टिकल 14 में इनमें जितने भी केस लॉज है वो एक एक रेफर करते हुए चलेंगे. और अगर आपको आज का जो एक्सप्लेनेशन है वो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपका कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज जो है वो आप पढ़ते रहें. और मैंने आपके लिए एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया है. सो स्टे ट्यून्ड एंड कनेक्टेड विथ मी एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू सो मच फॉर टुडे.